हेलो दोस्तों। आप सब वॉर के बारे में तो जानते ही हैं। वॉर सुनते ही हमारे दिमाग में सेनाएं, फाइटर प्लेन, टैंक आदि घूमने लगते हैं और एक विभत्स दृश्य हमारे सामने आ जाता है। लेकिन दोस्तों, युद्ध का मतलब क्या सिर्फ सेनाएं और उनका संघर्ष ही होता है? क्या सिर्फ दो सेनाएं ही आपस में टकराती हैं? क्या युद्ध का असर सिर्फ सेनाएं ही महसूस करती हैं? नहीं दोस्तों, सेनाएं सिर्फ युद्ध का एक हिस्सा होती है, ना कि अपने आप में संपूर्ण युद्ध। समय के साथ साथ युद्ध की परिभाषा भी व्यापक होती चली गई है और समय के साथ साथ युद्ध महंगे भी होते चले गए हैं। आज के समय में युद्ध लड़ना कोई आसान काम नहीं रह गया और ना ही सस्ता काम रह गया है। और बिना आर्थिक महाशक्ति बने सैन्य महाशक्ति बनने का समय चला गया है। अब सैनिक वॉर से बड़ा इकोनॉमिक वॉर हो गया है, और या कहें कि इकोनॉमिक वॉर ही सब कुछ है और सैन्य वॉर इसका सिर्फ एक हिस्सा है। दोस्तों, इकोनॉमिक वॉर के इस कंसेप्ट को सुनने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें और पूरा सुनें। आपको इकोनॉमिक वॉर ठीक से समझ में आएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे न्यू लुक के बारे में। अरे नहीं, ज़्यादा मत सोचो, कंफ्यूज मत हो। किसी हीरो हीरोइन के लुक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं आपको कोई ब्यूटी टिप्स दे रहा हूँ। आज बात कर रहे हैं अमेरिकन डिफेंस पॉलिसी न्यू लुक के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यू लुक पॉलिसी कैसे आई और इसका नाम न्यू लुक क्यों पड़ा, कौन इसको लेकर आया। दोस्तों, इस पॉलिसी को सन 1954 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर के कार्यकाल में लाया गया था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आइजनहावर अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में बताता हूँ। ये अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति थे और ये सिर्फ एक राष्ट्रपति ही नहीं थे। ये राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका के 5 स्टार जनरल थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी थे। वार हीरो थे, वेल डेकोरेटेड ऑफिसर थे, सब कुछ थे जो एक व्यक्ति में हो सकता है कि कंप्लीट मैन। इन्हीं के समय में न्यू लुक पॉलिसी को लाया गया था और बाद के वर्षों में अमेरिका ने इस पॉलिसी पर अच्छा खासा काम किया था और समय के साथ में इस पॉलिसी में कुछ बदलाव करते हुए, इसे फ्लेक्सिबल बनाते हुए इस पॉलिसी को अमेरिका आज भी यूज कर रहा है। दोस्तों, इस पॉलिसी को मुख्य रूप से कोल्ड वॉर के समय में सोवियत गुट के द्वारा उत्पन्न होने वाले संभावित न्यूक्लियर और ट्रेडिशनल थ्रेट को काउंटर करने के लिए लाया गया था और इसमें मुख्य रूप से रक्षा बजट को संतुलित करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आइजनहावर साहब समझते थे कि यूएस का मुकाबला रशिया से यानी कि उस समय के सोवियत संघ से होना है और लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सैनिक नहीं होगी, यह एक इकोनॉमिक वॉर भी होगा। और अच्छा होगा वो इकोनॉमी में यूएसएसआर को हरा दें, और यदि वो इकोनॉमी में यूएसएसआर को हरा पाते हैं तो सैन्य दृष्टि के बड़े अभियानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह बेसिकली उस समय के महान राष्ट्रपति, महान सेकंड वर्ल्ड वॉर के जनरल, 5 स्टार जनरल आइजनहावर की एक सोच थी जो अपने वक्त से बहुत एडवांस थी। अगर मोटा मोटी बात की जाए तो यूएसए के पहले डिफेंस बजट को न्यू लुक का नाम दिया गया था, जो कि प्रेसिडेंट के अपने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने तैयार किया था और यह बजट यूएस प्रेसिडेंट के सामरिक और आर्थिक चिंताओं को दिखाता था। इस बजट का नाम ही न्यू लुक था, जो अब बाद में अमेरिकन पॉलिसी में बदल गया। इस पॉलिसी में यूएस प्रेसिडेंट ने मुख्य रूप से माना था कि हमें परमाणु हथियारों को अन्य हथियारों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और ज़रूरत के समय पे उनका यूज करना चाहिए बिना किसी इफ एंड बट के। यूएस प्रेसिडेंट का साफ साफ कहना था कि यदि मिलिट्री उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का यूज करना पड़े तो किए जाएं, क्योंकि यही अमेरिका के हित में होगा। और दोस्तों, एक हम हैं जो अहिंसा की पॉलिसी को समझते इतने दूर निकल आए कि हमने 1962 का वार भी कहीं ना कहीं उस पॉलिसी के चलते गंवा दिया था। खैर, वो तो एक बड़ा डिस्कशन हो जाएगा, उसमें हम ज़्यादा नहीं घुसते हैं। लेकिन अब शायद हमारी समझ में भी आ गया है कि शास्त्रों की रक्षा शस्त्रों से ही हो सकती है और हम भी उस दिशा में चल दिए हैं। और यह पॉलिसी सामरिक तैयारी और आर्थिक हालतों को ध्यान में रख के बनाई गई थी। आइजनहॉवर के पहले से एक राष्ट्रपति थे, हैरी एस ट्रूमैन, जो सोवियत को सिर्फ एक मिलिट्री थ्रेट के रूप में मानते थे, जबकि आइजनहावर ने अपने समय में इसे मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों थ्रेट मान लिया था और युद्ध को एक नए लेवल पर ले गए थे, जहां पर इकोनॉमिक वार का कंसेप्ट भी दुनिया के सामने बड़े पैमाने पर आया था और दुनिया को यह बताया था कि वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर सेना के द्वारा नहीं लड़े जाते हैं। वॉर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें बहुत कुछ शामिल होता है और इकोनॉमी भी उस वॉर का एक हिस्सा होती है, या सच बोलें, इकोनॉमी सबसे बड़ा हिस्सा होती है वॉर का। आज के परिवेश में यदि हम देखें तो इस इकोनॉमिक वॉर का चाइना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है और पिछले कुछ सालों में भारत भी इस तरह के वॉर में शामिल होता हुआ दिखाई देता है और मेक इन इंडिया उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आइजनहावर इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समझ लिया था कि वॉर की जो कॉस्ट है, जो युद्ध की कीमत है, वो अमेरिकन इकोनॉमी को बर्बाद कर सकती है। इसलिए वार कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते थे और इसी को लेकर न्यू लुक पॉलिसी को उन्होंने डिजाइन किया था या करवाया था।
इस पॉलिसी में मुख्य रूप से कोवर्ट ऑपरेशंस और जासूसी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, जो कि जेम्स बॉन्ड टाइप की फिल्मों में हमें साफ दिखाई देता है, और कोल्ड वार में इसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया गया था। इस पॉलिसी में एसएडीएम यानी स्पेशल एटॉमिक डेमोलिशन म्यूनिशन प्रोग्राम को भी एक्सेप्ट किया गया था, जिसमें स्मॉल न्यूक्लियर वेपन सैनिकों के द्वारा कैरी किए जाते थे, और इसमें मुख्य रूप से XM-129, XM-159 और B-54 बॉम्ब थे, और 1980 तक इनको कैरी किया जाता रहा था। ये अलग अलग बात है कि इन बॉम्ब को कभी भी इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आई थी। आपको ये जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब को मैनुअली जवानों के द्वारा कैरी किया जाता था, लेकिन पार्ट्स में तोड़ करके जहां उनका यूज करना होता था वो किए जा सकते थे, लेकिन उनको यूज करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। यह डॉक्ट्राइन भी इस पॉलिसी में शामिल थी। रक्षा बजट को कंट्रोल करने के लिए इस पॉलिसी में ट्रेडिशनल तौर तरीकों के बजाय एयर और न्यूक्लियर पावर पर जोर दिया गया था, यानी कि आर्मी और नेवी की संख्या में कटौती की गई थी, और उस पैसे को न्यूक्लियर पावर में और एयर पावर में डाला गया था। और इसके बाद विश्व स्तर पर अमेरिकन एयरफोर्स आज भी प्रभावी है, या बोले सबसे ज़्यादा प्रभावी है। इस पॉलिसी में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया था कि अमेरिका को सीधे लड़ाइयों में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करने के बजाय अपनी लोकल सुरक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, और जहां तक संभव हो युद्ध को बिना लड़े ही जीता जाए। इसमें यूएसए को इस बात के लिए तैयार किया गया था कि वह सोवियत संघ का जवाब परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों तरीके से दे सके, और सही मायने में इस पॉलिसी के आने के बाद यूएसए ने दुश्मन की ताकत के हिसाब से सैन्य तैयारी शुरू करने के बजाय दुश्मन को इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि वह यूएसए के हिसाब से अपनी सैन्य तैयारियां करे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी पॉलिसी कंप्लीट नहीं होती, और यह पॉलिसी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं थी, और आलोचनाओं के दायरे में यह भी थी। आलोचकों का यह कहना था कि यह यूएसएसआर के फुल फ्लेज अटैक को नहीं संभाल सकती, क्योंकि इसमें यूएसए डायरेक्ट एक्शन में शामिल नहीं है, और यूएसएसआर को कॉवर्ट ऑपरेशन और एस्पायरेज के चलते, यानी कि जासूसी के नाम पर ऑफेंसिव ऑपरेशन करने की एक लीगल छूट यह पॉलिसी देती है। इस पॉलिसी में एक बात अज्यूम की गई थी कि जल्दी ही यूएसएसआर की सैन्य शक्ति अपने सर्वोच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी, और उसके बाद या तो उसका बढ़ना बंद हो जाएगा या वह घटने शुरू हो जाएगी। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान था। ये और बात है कि आने वाले वर्षों में यह अनुमान सत्य साबित हुआ था। यह पॉलिसी बहुत ही जल्दी बैटल ऑफ दियन बियन फू में एक्सपोज हो गई थी, जहां यूएसए ने भाग नहीं लिया था, और इसके चलते फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा था। ये अलग बात है, यूएसए पिछले दरवाजे से युद्ध में भाग ले रहा था, फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था, वेपन नहीं दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, लेकिन एयर सपोर्ट उसने नहीं दिया था। और इसी तरह से वियतनाम विद्रोहियों को चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे थे, और वियतनाम विद्रोहियों ने फ्रांस को हरा दिया था। अगर अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल होता, अपना एयर सपोर्ट फ्रांस को देता, तो वियतनाम विद्रोही संभवतः कामयाब नहीं हो पाते। और यह बात पूरी तरह से साबित हो गई थी कि न्यू लुक पॉलिसी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इस पॉलिसी को नई तरह से डिजाइन करना पड़ेगा, और अमेरिका ने इसके डिजाइन में ज़्यादा कुछ बदलाव भी नहीं किया, बस इसमें इतना बदलाव किया, जहां पहले यह पॉलिसी हार्ड एंड फास्ट थी, नो वेपन यूज, नो एयरफोर्स यूज पे काम कर रही थी, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। इस पॉलिसी में बदलाव यह कर दिया गया कि अब जहां अमेरिकन हितों को टकराव होगा, जहां अमेरिकन हित सामने आएंगे, वहां कोई भी डॉक्ट्राइन फ्लेक्सिबल होगी, अमेरिकन हितों के हिसाब से काम किया जाएगा, ना कि डॉक्ट्राइन के हिसाब से। और इस नई पॉलिसी को दोबारा से न्यू लुक के बजाय न्यू लुक के नाम से लॉन्च किया गया, जिस पर अमेरिका आज भी काम कर रहा है। अब दोस्तों आते हैं भारतीय परिवेश के बारे में। आज हम न्यू लुक पॉलिसी की तरह ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं कह सकता हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिखाई तो ऐसे ही दे रहे हैं जैसे देश के बाहर जाके हमारे देश के दुश्मनों का सफाया करना, पाकिस्तान में, कनाडा में, इधर उधर इनको निपटा देना। विदेशी कंट्री भी कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि भारतीय एजेंसियां उनके नागरिकों की हत्या कर रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग निपटे हैं उनको किसने निपटाया है ये तो नहीं पता, लेकिन ये आरोप भारत पर लगे हैं। और यदि भारत सरकार ने ऐसा किया है या भारतीय एजेंसियां इसमें शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग न्यू लुक पॉलिसी के कोवर्ट ऑपरेशन और स्पेनिश की पॉलिसी का यूज कर रहे हैं, जो कम से कम हमें ऑफेंसिव होने का तो एक सिद्धांत दे ही रहा है, या देश को ऑफेंसिव दिखा रहा है। इस सब में सबसे अच्छी बात यह है कि पहले हिंसा यानी कि कोई डॉक्ट्राइन हमारे राष्ट्रीय हितों से ऊपर होते थे, और आज हमारे राष्ट्रीय हित किसी भी डॉक्ट्राइन यानी कि अहिंसा जैसी चीज़ों से कहीं ज़्यादा बड़े हैं, और यह कम से कम एक अच्छी लगने वाली बात तो है। खैर दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।